देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। मुल्क इस वक्त मसाइल से दो चार है, बका की जंग चल रही है कायद के मुल्क के लिए, मगर सियासतदानों की जिद और अना बढ़ती चली जा रही है। ये कैसा अलमिया है कि सूबे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं और इन सूबों के सियासतदानों ने दूरियां कम करने के बजाय इश्तियाल अंगेजी को बढ़ा रखा है। पीपल्स पार्टी सिंध में फेज 7 के लिए मुमकिन कोशिश कर रही है। पहले कैनाल्स पर दबे लफ्जों में हामी भरी, अब मसला जब बढ़ गया तो सिंध के हुकूक के नाम पर वफाक को निशाना बनाया जा रहा है। मुराद अली शाह साहब ने आज खिताब करते हुए कहा कि ये मंसूबा तो 10 माह से रुका हुआ है। सबसे पहले इस पर हम लोगों ने खदशात जाहिर किए थे। आज जो वकला एहतजाज पर हैं वो कहीं किसी और के हाथों पर तो नहीं खेल रहे। क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्लान है, मैं पहले भी कह चुका, आप लोग नाराज होते हैं, प्लान तो है, प्लान कोई भी बना सकता है। वो रोकी हुई है, हमने अप्रूवल नहीं होने दिया। उसके बावजूद अगर आप इस नहज पे बातों को ले आएंगे, जैसे मैंने कहा ना, एहतजाज जरूर करें, रोड ब्लॉक करें, लोगों को तकलीफ हो तो कोई और फैक्टर्स प्ले इन कर सकते। अगर यही बात थी तो बात इस नहज पर पहुंची कैसे? सवाल ये है। पीपल्स पार्टी कोई ऑपोजिशन की जमात नहीं है जो सड़कों पर आकर महज यही कहे कि हमारे साथ हुकूमत ने फला ना इंसाफी कर दी। आप पॉलिसी मेकर हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी पॉलिसी बनाई जा रही हो, वो भी आपकी मर्जी के खिलाफ? आप हुकूमत के इत्तेहादी हो, आप उनके साथ बैठे हो और पॉलिसी आपकी मर्जी के बगैर बन जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान ने एक शो में कहा कि सदर जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के तमाम लोग इस मंसूबे पर एक पेज पर थे, मगर जब अवाम की जानिब से सख्त और शदीद रद्द अमल आया तो फिर ये सब हुआ। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। रहीम, देखें, ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली कंसीव हुआ है केयर टेकर सेटअप के दौरान। अच्छा। और उसके बाद जब ये पिछले साल हुकूमत आई तो उसके बाद सदर जरदारी साहब ने इसको एंडोर्स किया, एक जगह नहीं 2-3 जगहों पे। अच्छा। और उसकी प्रेसिडेंट हाउस से प्रेस रिलीज भी निकली जिसके अंदर ये कहा गया कि तमाम सूबे और वफाक इन कनाल्स के लिए पैसे प्रोवाइड करें। ओके। अच्छा, उसके बाद ये मामला चलता रहा और ये जब बैकलैश आया सिंध से, इंटीरियर सिंध से प्राइमरीली, तो उसके बाद जो है वो सबने इसको रिव्यू किया कि शायद ये कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। अब सवाल ये है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात करती है तो वो हाईवेज जिसने बंद किए हैं उनसे करेगी या फिर पीपल्स पार्टी को साथ बिठाकर मामला हल करेगी? पीपल्स पार्टी से बात करने के बाद भी एहतजाज खत्म हो पाएंगे या नहीं? क्योंकि सिंध भर में जो एहतजाज चल रहा है उसमें पीपल्स पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। एक तरफ मुल्क को इस किस्म के संगीन मसाइल दरपेश हैं, दूसरी जानिब सालाना बजट की तैयारी भी चल रही है। ये बजट भी IMF से ली गई डिक्टेशन के बाद ही बनाया जाएगा। अशिया महंगी होंगी या सस्ती, आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा या रिलीफ की खिड़की गरीब के घर के अंधेरे मिटाएगी, ये तो बजट में लिखे डिजिट्स ही बताएंगे। लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि हालात मजीद खराब होने वाले हैं, क्योंकि आलमी मालियाती इदारे IMF ने तरक्याती बजट से सूबाई नौइयत के तरक्याती मंसूबे खत्म करने का मुतालबा किया है। इसका मतलब वफाक आइंदा बजट में 168 सूबाई तरक्याती मंसूबे वफाकी बजट से निकालने पर मजबूर है। आवाम अब तरक्याती कामों के लिए भी मजीद तरस जाएंगे। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ बड़े अहम पैनल आज भी मौजूद है जी। सबसे पहले मेरे साथ हैं सेनेटर गुरदीप सिंह हैं PTI से, मेरे साथ सैयदा अकरबा फातिमा है, तर्जुमान है सिंध हुकूमत की पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ उज़मा कारदार साहिबा हैं, चेयरमैन विमेन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं PMLN से। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं जाऊंगी सेनेटर गुरदीप सिंह की तरफ। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, इस वक्त जो ये हालात हैं और जो हम देख रहे हैं सिचुएशन, आप सुन रहे हैं दोनों पार्टीज के मौक़िफ़ भी, आप इसको कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? और आपकी जमात भी यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है, आपके सिंध के सदर निकले हुए हैं प्रोटेस्ट के ऊपर, वो भी इन कैनाल्स के बनने के खिलाफ। आप क्या समझते हैं, जिस तरह नून लीग समझती है क्या उसी तरह है, या आप कोई और नया नैरेटिव समझते हैं इस सारे मामले पे? जी।
سب سے پہلے میں آپ کی چینل سے بہت زیادہ سیٹسفائی ہوں، کیونکہ وہ ہر اس پہ ہمیں موقف ہمارا وہ جو ہے نا لے کے آتی ہے. تو یہ جو آج ہمیں جو سینٹ کی کارروائی کے حساب سے ہم نے دیکھا، تو آج ان کی دونوں کے چہرے جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ سامنے بے نقاب ہو گئے، کیونکہ یہ آج عوام کے سامنے جو ہے نا وہ بات نہیں کر سکتی ہیں پیپل پارٹی، جو انہوں نے گورنمنٹ میں بیٹھ کے انہوں نے جو معاہدے طے کیے ہیں، جو جس طرح صدر صاحب زرداری صاحب نے جو سائن کیا ہے کنال پہ، تو وہ تو کسی سے چھپا نہیں ہے، وہ تو ظاہری بات ہے ان کے سامنے ہے. تو یہ چیزیں جب یہ کرتے ہیں تو لوگوں کو پھر بیوقوف کیوں سمجھتے ہیں؟ تو ان کے خلاف جب ان کے اپنے پارٹی کے لوگ عوام کھڑے ہو گئی ان کی، تو ان کے جو ہوش ہیں وہ جو ٹھکانے آ گئے ہیں. یہ تو ابھی ساری وہی سچویشن ہے کہ یہ دونوں مل ملاپ کے اور یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نوکری کے حساب سے کام کر رہے ہیں. تو یہ تو سیلری پہ کام کرنے والے لوگ ہو گئے. ان کے عوام کی کیا دقت ہے، یا عوام کی کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی کیا پریشانی ہے، عوام کو کیسے پروموٹ کیا جاتا ہے، ملک کو کیسے آگے لے کے جانا چاہیے، یہ تو سارے اپنے انا پہ آئے ہیں. آج دیکھیں 4 روز سے جو ہے نا پورا سندھ بند پڑا ہوا ہے، جام ہے ایک قسم کے، لوگ سڑکوں پہ ہیں. ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خود بھی فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں. تو ان کو عوام تو وہ اس حساب سے نہیں دیکھتی ہیں، تو ان کو عوام کی کیا فکر پڑی ہے. یہ تو اپنے کرسی اقتدار کو بچانے کے لیے چکر میں باپ ایک بات کرتا ہے، بیٹا دوسری بات کرتا ہے. باپ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو خوش کرتا ہے، بیٹا جو ہے نا وہ عوام کو خوش کرنے کی بات کرتا ہے. یہ تو پہلے سب سے پہلے اپنے گھر میں ان کی جو ہے نا وہ دگنی پالیسی ہے، پھر تو یہ آپس میں گورنمنٹ میں بیٹھ کے بھی یہ دگنی پالیسی کر رہے ہیں. تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا ایک سندھ صوبہ جو ہے نا ایک بڑا صوبہ ہے، اس کو جو ہے نا پانی سے محروم کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک اس کے کہنے پہ یہ اتنا بڑا جو مسئلہ ہے انہوں نے بنا دیا ہے. اس ٹائم ملک کے حالات میں ہے، دیکھیں بلوچستان کی سچویشن کو ہم دیکھتے ہیں، تو بلوچستان بھی ان کے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ دہشت گردی کے اس میں چلا گیا ہے. تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ملک کا کیا سچویشن ہے، ہم نے ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. ان کی تو وہ سوچ نہیں ہے. یہ عوام کے ساتھ جو ہے نا کھلواڑ کر رہے ہیں، کیونکہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. عوام تو صرف ایک لیڈر کو مانتے ہیں، عمران خان کو، اور وہ اس ٹائم جیل میں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ کے جو ہے نا آج ہم نے سینٹ میں ان کا جو چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے بے نقاب کیا ہے، کیونکہ ان کی جو اصلیت ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں. آج انہوں نے جو ہے نا گورنمنٹ کے بیٹھ کے انہوں نے جو ہے نا کورم پوائنٹ کیا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ گورنمنٹ آدمی خود بھی یہ چلاتے ہیں اور اس کو بھی کورم پوائنٹ کرتے ہیں اور اسمبلی سے بھاگ جاتے ہیں. ہم نے تو کھل کے ان کی مخالفت کی ہے اور کھل کے ہم نے ان کو جو ہے نا اسمبلی میں بتا دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ اس طرح ہم نہیں چلنے دیں گے. ٹھیک ہو گیا، اس طرح نہیں چلنے دیں گے. سیدہ اقربہ فاطمہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گے. اقربہ صاحبہ، ایک طرف مراد شاہ صاحب نے کہا ہے کہ منصوبہ تو 10 ماہ سے رکا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے خدشات کی بھی بات کی ہے. لیکن ابھی آپ نے سینیٹر عفنان صاحب کا ایک شارٹ سنا، کل ایک نجی پروگرام میں انہوں نے یہ بات کی کہ جس طرح سے پہلے دے دی گئی تھی ایک اجازت، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے ایون فنڈز بھی طلب کر لیے گئے تھے تمام صوبوں سے، اور تمام صوبے ایک پیج پر تھے، مگر عوام کی جانب سے سخت رد عمل آیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ سارا معاملہ اس طرف گیا ہے. تو کیا واقعی ایسا دوسرے جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اب آف کورس رانا ثناء اللہ صاحب نے فون کیا، بات کی شجیل نام میمن صاحب سے، لیکن آفٹر ڈسکشن جو ٹیبل پہ ہونے جا رہی ہے، اگر وہ سارٹ آؤٹ بھی ہو جاتی ہے، تو یہ جو آپ کے درمیان کوئی مطلب حکومت کے اتحاد کے درمیان کوئی بات طے پا جاتی ہے، تو یہ جو پروٹیسٹ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ادھر کہیں وکلا پروٹیسٹ ہیں، JUI کا ہے، PTI کا ہے، دیگر سیاسی جماعتوں کے جو اپوزیشن کے ان کے ہیں، ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا، اور ان کے لیے کیا اسٹریٹجی اب تک سو فار سندھ حکومت نے ترتیب دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ریدا. بالکل میں حیران ہوں کہ یہ جو ہمارے PTI کے بھائی ہیں، انہوں نے
बड़ी कोई बचपने वाली बात की है। और ये सेनेटर हैं इस वक्त, इनको तो सारी ग्राउंड रियलिटीज का पता है। और ये इस वक्त ऐसा मौजू चल रहा है, मुझे लगता है कि हमें इसमें कोई सियासी सूरत हाल या कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। इनको लगता है कि उमरकोट के इलेक्शन ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है, जो इनकी अक्ल काम नहीं कर रही है। मैं आपको कुछ बताते चलूं कि ये पीपल्स पार्टी ही थी जिसने अभी तक हर प्लेटफॉर्म में आवाज उठाई। ये प्रेसिडेंट जरदारी हैं जिन्होंने ज्वाइंट सेशन में, मेरे भाई की शायद उस वक्त मौजूदगी भी होगी और पूरी दुनिया ने देखा कि ज्वाइंट सेशन में प्रेसिडेंट जरदारी कहते हैं कि मैं इस मंसूबे को रिजेक्ट करता हूं और पीपल्स पार्टी किसी सूरत में इस मंसूबे को नहीं बनने देगी। और वेरी लाउड एंड क्लियर पीपल्स पार्टी ने नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में, सेनेट में, ज्वाइंट सेशन में, हर जगह सीसीआई में, और इवन के सीएम साहब ने ये बात अपने लेटर पे लिखकर फेडरल हुकूमत को भी भेज दी कि हम इस मंसूबे को रिजेक्ट करते हैं और ये अवाम के हुकूक पर, सिंध की अवाम के साथ जुल्म है और उनके हक पर डाका है। लेकिन देखिए इस सारी सूरत हाल में जब एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी अवाम के हक के लिए लड़ रही है, आपने देखा जब इलेक्शन हुए, अगर ये समझते हैं कि अवाम इतनी ही जो है हम फेस पीपल्स पार्टी फेस सेविंग की कोशिश कर रही थी, तो कैसे उमरकोट की आवाम ने हमें इतने बड़े मार्जिन के साथ, जबकि मैं आपको ये भी बात बताऊं कि वहां पर तो इत्तेहाद एक बहुत बड़ा इत्तेहाद था कि वहां पर पीएमएलएन, पीटीआई, जेयूआई, ये तमाम जो जमातें हैं, जमात इस्लामी, इनका एक पूरा मॉब बन गया था पीपल्स पार्टी के खिलाफ। और फिर भी हमने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद में मार्जिन के साथ पीपल्स पार्टी जो है वहां से क्लीन स्वीप करती है और इलेक्शन जीत जाती है। अगर इतना ही पीपल्स पार्टी पे लोगों का ट्रस्ट खत्म हो चुका है तो फिर ये कैसे होता है। मैं इनको ये बात बताती चलूं कि देखिए मुशर्रफ साहब ने भी अपनी दौरे हुकूमत में बड़ा जोर लगाया, पीएमएलएन की भी हुकूमतें आई, बड़ा उन्होंने जोर लगाया, लेकिन पीपल्स पार्टी माजी से हर आने वाले दिन में, हर आने वाले इलेक्शन में उभरती आई है और अक्सरियत से जीतती आई है, स्पेशली इन सिंध। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की बात करना कि पीपल्स पार्टी पे आवाम का ट्रस्ट खत्म होते जा रहा है, तो ये मजाकिया खेज होगी। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी इस पर भरपूर एक्शन ले रही है। एहतजाज एक अवामी हक है। अगर कोई भी जमात या कोई भी लॉयर फॉर्म या कोई भी इस पे प्रोटेस्ट कर रहा है तो ये उनका पूरा कानूनी हक है। जो सीएम साहब ने इस पर बात की, उन्होंने ये जरूर अलबत्ता कहा कि देखें इन्हीं रोड से एम्बुलेंसेस भी गुजरती हैं, इन्हीं रोड से वो गरीब लोग भी गुजर रहे हैं कि इस वक्त बकरा ईद का माहौल है और लोग अपने जानवरों को लेके एक शहर से दूसरे शहर आते हैं, जो पूरे सालों साल इंतजार करते हैं कि हालात बेहतर हों तो वो अपने जो है जानवरों को सेल करें। तो उन्होंने अलबत्ता ये जरूर कहा और ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी भी एहतजाज में शामिल है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि शायद यहाँ पर मौजूद में पैनल में इनको नहीं मालूम होगा, पीपल्स पार्टी इससे पहले सिंध में 2-4 मरतबा एहतजाज कॉल भी कर चुकी है। हमने बहुत प्रोटेस्ट किए जिसमें मैं खुद भी शामिल थी। हर गली सिंध की जो है गूंज रही थी कि केनाल नामंजूर, और वो भी पीपल्स पार्टी के झंडे के साथ। और इस वक्त भी अगर कोई केस फाइट कर रहा है टेक्निकली तो वो पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल एहतजाज तमाम जमातों को करना चाहिए, लेकिन पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खास तौर पे ये जो केनालों का मसला है, मैं आपको एक और बात बताऊं, 2019 में ये जो केनाल पीटीआई की हुकूमत में सिंध में जो थर केनाल और ये जो जलालपुर केनाल मंजूर कराई गई, जिस पर पीपल्स पार्टी ने जो है सीसीआई में भी केस लेकर गए और हमने इस पर केस फाइट किया और हमने इस पर रेजोल्यूशन लेकर आए कि हमें ये ना मंजूर, और स्टिल हम कह रहे हैं कि हमें तो ये चाहिए ही नहीं। हाँ, सिंध के पास तो पानी ही नहीं है, ये भी पीटीआई लेकर आई थी। और मैं एक और आपको बात बताऊं कि जब रेजोल्यूशन आई, हम जब पीपल्स पार्टी ये इतने हैं केनाल के खिलाफ बन रहे हैं, तो जब पीपल्स पार्टी नेशनल असेंबली में रेजोल्यूशन लेकर आती है केनाल के खिलाफ तो पीटीआई उस पर साइन नहीं करती है, पीटीआई के भाई साइड हो जाते हैं। तो फिर ग्राउंड में आकर क्यों कहते हैं केनाल नामंजूर, जब नेशनल असेंबली इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आप पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होकर नहीं कहते, लेकिन आप जो है ग्राउंड में पॉइंट स्कोरिंग करने सबसे पहले आगे आ जाते हैं। तो देखिए इस वक्त कोई ये सियासी मसला मैं नहीं समझती हूँ कि है, इस वक्त ये वफाक का मसला है, इस वक्त ये सूबों के हक का मसला है, इस वक्त ये अवाम का मसला है और इस वक्त ये जिंदगी और मौत का मसला है।
आए। पानी देखें, हर दौर में पीपल्स पार्टी ने अवाम के, खास तौर पे सिंध की अवाम के पानी के लिए ज़रूर लड़ा है, चाहे वो काला बाग डैम हो, थर केनाल हो, जलालपुर केनाल हो, या कोई भी इस तरह का जब भी प्रोजेक्ट आया है, मंसूबा आया है, पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त सिंध की अवाम के हक के लिए खड़ी रही है। तो ये कहना इस वक्त कि पीपल्स पार्टी से कोई ट्रस्ट खत्म हो गया, तो ये बड़ी मैं समझती हूँ कि मजाकिया खेज बात होगी। ठीक हो गया है। ग्राउंड पे बात क्यों हो रही है, असेंबली में नहीं हो रही। अच्छा, अब इसी पे मैं आगे मूव ऑन करूंगी उज़मा कारदार साहिबा की तरफ। उज़मा कारदार साहिबा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात सेनेटर अफनान साहब ने भी की है, लेकिन अभी जो अकरबा फातिमा साहिबा कह रही हैं वो भी इम्पॉर्टेंट निशानदेही कर रही हैं चीज़ों की। सवाल ये कि इतनी बड़ी पॉलिसी बन रही थी जब, ऑफ कोर्स इसके जैसे कि अभी आज कल शाह साहब ने भी कहा, आज बल्कि ख़िताब करते हो आज का, कि मंसूबा 10 माह से रुका हुआ है। अगर 10 माह से रुका हुआ है, उससे पहले पॉलिसी बननी होगी, जाहिर सी बात है। और जब पॉलिसी बनती है तो सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, प्री प्लानिंग, पोस्ट प्लानिंग, सारी चीज़ें, PC1, PC2, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। हैविंग सेड दैट, जब ये पॉलिसी बन रही थी तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि वो कोई अपोजिशन की जमात नहीं, आपकी इत्तेहादी हैं, आपके साथ हुकूमत का हिस्सा हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू निदा, आपने मुझे इनवाइट किया। निदा, ये तो रिकॉर्ड की बात है कि 2024 में जरदारी साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी, उनको ऑन बोर्ड थे और एज प्रेसिडेंट उन्होंने ये जो मंसूबा था इसको अप्रूव किया था, इसको ओपन किया था। और इसका सबूत तो उन्होंने ट्वीट करके भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मंसूबा जो है ये जरूर बनना चाहिए। अब अगर वो अगर इसको डिनाई करना शुरू कर दें और एकदम से वो यू टर्न ले लें, तो ये मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो दुश्मन के हाथों खेलना बंद कर दें। इस वक्त सिर्फ हमारे दुश्मन जो हैं वो उनकी फतह हो रही है, क्योंकि जब भी हमारा कोई क्रूशियल नेशनल इशू आता है तो हमारे में इतना वो तफरका हमारे दुश्मन डाल देते हैं कि हम एक दूसरे के ही गले पड़ जाते हैं और उसका फायदा जो है वो हमारा दुश्मन उठाता है। आपको पता है कि जो ये दरिया होते हैं, पानी और गैस और बिजली, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये जॉइंट रिसोर्सेज होते हैं किसी भी मुल्क के। अगर एक सूबे में से एक दरिया जा रहा है या दूसरे में से कोई डैम बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी सूबे को उसमें से मिलेगा, वो पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस चीज की, क्योंकि उन रिसोर्सेज पे सारों का हक होता है। और उसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, ना सिर्फ मुल्क के अंदर, मुल्क के हमारे जो बाहर हमारा जो हमसाया इंडिया है उसके साथ भी इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो की गई थी। और अफसोस इस बात का है कि जितनी वाटर मैनेजमेंट जो हमें करनी चाहिए थी, हमारे हिस्से की भी वाटर मैनेजमेंट वो सारी इंडिया ने कर ली है और हमें जो है वो आपस में लड़वा दिया है। काला बाग डैम में भी यही हुआ था, बेहतरीन मंसूबा था और हमारे दुश्मनों ने हर सूबे में जाके, मुशहरा में मुझे याद है कि लाल निशान घरों पे लगा दिए जाके कि ये देखो ये घर तुम्हारे इस निशान तक डूब जाएंगे, सिंध में जमीनें बंजर हो जाएंगी। रिजल्ट क्या हुआ कि वो सियासत की नजर हो गया मंसूबा, वो डेड हॉर्स बन गया। वरना अगर वो बन जाता तो आज पाकिस्तान में ये जो एनर्जी क्राइसिस है वो कभी ना होता। आज फिर जब हम 1.2 मिलियन एकड़ जो हैं चोलिस्तान के, जिनको हम बंजर को हम जो है वो आबाद करने जा रहे हैं, बल्कि काफी सारा, तो मैं खुद चोलिस्तान गई, मैंने देखा वहाँ आबाद भी हो गए हैं, कराची से लोग आके सेटल हो रहे हैं, सारे पंजाब से सब लोग जाके वहाँ पे आबादकारी हो रही है, एग्रीकल्चर बड़ा वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। तो हमारी फूड बास्केट स्ट्रॉन्ग होने जा रही थी, लेकिन हमारे दुश्मनों को ये एक आंख नहीं भाया। उन्होंने फिर वही अपने हमारे लोगों को इस्तेमाल करके, देखें ये एक टेक्निकल इशू है, ये एक इंतजामी इशू है, इसमें लोगों को इन्वॉल्व करना जो है उससे बड़ी मेरे ख्याल में हम गलती नहीं ज्यादा, क्योंकि लोगों को जब आप इन्वॉल्व करते हैं, उनको
टेक्निकली इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन नहीं होती, उनके सिर्फ हम जज्बात को उभारते हैं और उनको कहते हैं कि बस हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बंजर हो जाएंगे, ये हो अब लोग तो बेचारों को नहीं समझ आती ना कि ये क्या सिचुएशन है। तो मैं तो कहती हूँ खुदारा सब पार्टी से मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान को अपना रेड लाइन बना लें, ये मेरा तेरा बंद कर दें, कोई किसी के हक पे डाका नहीं डाल रहा। वफाक में आपको पता है शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, उन्होंने शोरत दिलाई और बार बार दिलाई है कि एक बूंद पानी भी इधर से उधर किसी का हक का नहीं होगा। हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि इस वाक़े से कि वो छोटी पार्टीज जो हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं, जो जिनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया और जिसको रिजेक्ट कर दिया सिंध ने, वो इससे जनाब फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है इस वक्त। हम तो सबको इनवाइट कर रहे हैं, टास्क फोर्स भी बन गई है कि सब आएँ बैठें, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की फ्यूचर की खातिर अपना ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू जो है ये सर जोड़ के हम इसको हल करें, क्योंकि इसी में हमारी बका है। और ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और बहुत सारे मौजूद पड़े हुए हैं, उन पे हम जरूर करें, लेकिन आप देखें 5000 डैम इंडिया ने बना लिए और उन्होंने रावी और चिनाब को खुश कर दिया है डैम बना के, और हर वक्त वो हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान को कई दफ़ा उनको ले जाना पड़ा क्योंकि वो वायलेट कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी। वो बारिश का पानी जब आता है तो वो फिर जो सारा फालतू पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ देते हैं और यहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं। हमने खुदा के लिए बैठ के वाटर मैनेजमेंट करनी है। समुंदर में हमारा लाखों फीसद पानी जो है हमारा जो कि ज़ाया हो जाता है, हमको वो भी कंजर्व करना है और हमने इंश्योर करना है कि पूरे पाकिस्तान में एक अच्छे तरीके से वाटर की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो और हाइड्रो पावर हम उसकी तरफ जाएं, सोलर एनर्जी की तरफ जाएं, विंड एनर्जी की तरफ जाएं। दुनिया आगे की तरफ जा रही है, हम अपने एक दूसरे के सर फाड़ने में लगे हैं। तो इस खुदा के लिए मेरे ख्याल में मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। वो बिलावल साहब ने स्पीच की थी तो उनके मुंह से जब मैंने सुना कि जी जो काला बाग बयान है वो भी बेनजीर भुट्टो ने रुकवाया था, तो मुझे दिली सदमा हुआ कि देखें सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारे दुश्मन जब हमारे में तफरका डालते हैं, हमारी में जहर घोलते हैं, हमारे ज़हनों में हमें गलत बयानियाँ झूठ बोलते हैं, सारी कौम डिवाइड हो जाती है और फिर ब्रेक कहाँ लगती है हमारी तरफ से। हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो जो है गायब हो जाते हैं। तो मैं सबसे इल्तिजा करूँगी बल्कि ये पॉइंट स्कोरिंग हम बाद में करेंगे। खुदा के लिए पानी के मसले पे आए तब से बैठे हम इसको रिजॉल्व करें ताकि पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़े। अच्छा, इसमें एक बात से वेरी क्विकली बताइएगा उज़्मा साहिबा कि ये अभी हम देख रहे थे जैसे इरसा ने जारी की खबर के इंडस रिवर में तो ऑलरेडी पानी की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से आप देखती हैं और सुनती भी होंगी कि कराची तक पानी पहुंचने में एक बहुत बड़ा मसला सामने आता है। कराची में इस वक्त इतनी शॉर्टेज है कि 50% 40% पानी की शॉर्टेज है कराची जैसे मेगा सिटी के अंदर। और आपको पता है कि कराची एक हब सेंटर है, सारी इंडस्ट्री यहाँ है, उसके बावजूद अभी नहीं मिल रहा। तो जैसे तो जो इंतज़ामी हम टेक्निकल पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, तो ये तो सारे जो टेक्निकल लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जी अगर ये प्रोजेक्ट बनता है उस तरफ तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट बहुत ग्रेटर लेवल पर आएगा। हैविंग सेड दैट, अब अगर पीपल्स पार्टी नहीं इसके ऊपर राजी होती फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए नेता, मुझे आप इस बात का भी जवाब दें। पूरे पाकिस्तान में टैप वाटर है, ठीक है, हर सूबे में है, सवाए कराची के। कराची जो है वो आपको पता है ये जो टैंकर माफिया के हद पे चला रहा है। अब ये इसका कौन कसूरवार है? आप मुझे इसका जवाब दें। ये और तो किसी सूबे में आपको ये प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। अब ये तो देखे ना, मैं कराची कौन मैनेज कर रहा है? अब तो मेयरशिप भी पीपल्स पार्टी के पास है। तो ये खुदा के लिए ये मसला तो रिजॉल्व कर दें। क्यों आप लोग लोगों को इतनी परेशानी और तकलीफ में आप लोग रखते हैं? किसी और सूबे में या किसी और शहर में भी ये मसला नहीं है जो कराची का मसला है।
चलिए ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, बेहतर करें, इम्प्रूव करें अपनी गवर्नेंस वहाँ पे। ठीक ठीक है। सेंटर गुरदीप साहब की तरफ वापस जाऊंगे। सेंटर गुरदीप साहब, उन्होंने कहा एक पॉइंट सिर्फ इसमें सारा बहुत इंपॉर्टेंट था अकरबा साहबा ने, कि उन्होंने कहा कि आप ग्राउंड पे तो कहते हैं कि जी हम ओके कैनाल बनने के खिलाफ हैं और नहीं होना चाहिए, लेकिन असेंबली में जब इसके ऊपर बात की गई और वहाँ पर जब कोई डॉक्यूमेंट साइन करने का उन्होंने कहा या उस पर इकट्ठा होने की बात की, उन्होंने कहा PTI वहाँ से बैकआउट कर गई। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन को ये दिलाना चाहता हूँ कि उमरकोट में जो इलेक्शन हुआ है, तो सबसे पहले उस पे तो बड़े एतराज हमारे पार्टी ने भी किए थे, और लाल चंद माली साहब ने, वो तो बेचारा चीख के पुकार रहा था कि रेंजर्स को बुलाए, हमारे कोई जगहों पे जो है ना तहफुजात थे कि वो इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो मैं मैडम को ये कहना चाहता हूँ, जो लोग आप फॉर्म 47 के जरिए आते हैं तो उसका क्या आपने वो करना है। दूसरी बात ये है कि ये जो पीटिया भर के लाके और इलेक्शन जीतवा जाता है, तो ये तो जाहिर बात है कि इस तरह अगर इलेक्शन करना है तो फिर तो जाहिर बात है जीत आप लोगों की होगी। तो क्योंकि आप लोग जो है ना गवर्नमेंट का हिस्सा है और गवर्नमेंट आपकी है, तो जबरदस्ती भी आपकी और कारकर्दगी भी आपकी, और फिर कसूरवार भी कैंडिडेट, ये तो नहीं हो सकता है ना। आप देखें इस तरह के जो चीजें सामने होती हैं वो उसी को आवाम देखती है। तो आवाम ने तो अपना राय जो है ना वो इस्तेमाल करके PTI को जो है ना सपोर्ट किया है। और जिस अंदाज से सिंध में जो इलेक्शन होते हैं वो तो किसी से छुपे नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि अगर हम कैनाल की बात करते हैं तो असेंबली में आज जो सेनेट में जो इनका हाल आज हुआ है, तो ये तो खुद भाग के चले गए, बात भी नहीं करना चाहते थे। देखें, हमने इनको यही कहा कि आए बैठे हमारे साथ बात करें, इस कैनाल इशू पे आपने कैनालों पे बात करने चाहिए। तो ये तो भाग गए, उनके साथ चले गए और फिर उन्होंने खुद आके कोरम पॉइंट कर दिया। इससे और बड़ा आपको क्या धचका लग सकता है? ठीक हो गया, इससे बड़ा और क्या धचका? जी ठीक हो गया। अकरबा साहिबा, वेरी क्विकली जल्दी से मुझे बताइएगा 30 सेकंड्स में कि ये जो बात कर रहे हैं अभी PMLN कर रही है, उस्मा साहिबा जो बात कर रही थी कि जी 2024 में हुई थी मीटिंग, वहाँ पे डिस्कशन हुई, वहाँ अप्रूवल हुई, सारी चीज़ें हुई, और ये एक इंतजामी मामला है और इससे बढ़ने से हमने एक अश्योरेंस दिया है कि इसके बनने से कोई पानी इधर से उधर नहीं होगा और आप इसको कर सकते हैं। जी देखिए, इनको शायद इल्म नहीं है कि इनके सीनियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने कल हामिद मीर साहब के शो में बड़ा ओपनली कह दिया, खुद उन्होंने तस्लीम किया कि सदर जरदारी से तो सिर्फ मुशावरत हुई थी, वो एक टॉपिक लेकर गए थे, जिस तरह एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनती है वो लेकर गए थे और उन्होंने सदर जरदारी के सामने रखी। सदर जरदारी ने फिर, ये मैं आपको बात बता रही हूँ राना सनाउल्लाह साहब की, जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने ये बात कह दी। तो फिर मैं समझती हूँ शायद उज़मा साहब को अपनी नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है कि इसमें कोई साइन हुआ ही नहीं, अगर सिग्नेचर कहीं मौजूद है तो वो दिखा दें, वो मीडिया पर ले आए। और जहां तक बात है इरसा की, मैं आपको बताती चलूं कि इरसा ने जो इस वक्त सर्टिफिकेट जारी किया है उसमें वो कहता है कि बहुत बड़ी पानी की किल्लत है, स्पेशली इन सिंध। तो पंजाब से एक सिंपली जवाब चाहिए हमें कि पंजाब के पास इतना पानी है कहाँ जो वो 4 किनालों को भरेंगे? पंजाब के खुद के पास इतना पानी नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ आप किसी और के सूबे से पानी लेंगे तब जाके आप अपने जो है किनाल्स को भरेंगे। अदरवाइज इस वक्त जो कंडीशन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी शॉर्टेज है पानी की, और इसमें इरसा और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई है, रिसर्च आई है कि ये मंसूबा बन ही नहीं सकता है। अगर ये बना तो बहुत बड़ी कहत आ जाएगी सिंध में, सिंध की जमीनें। और अब यहाँ पर बात की जाती है कि हम बंजर जमीनों को आबाद करेंगे, जो ऑलरेडी जमीनें आबाद हैं, जहाँ पर बच्चे रहते हैं, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ जिंदगियां मौजूद हैं, आप उस जमीन को, आबाद जमीन को बंजर करके, मिलियंस ऑफ एकड़ जमीन को बंजर कर आप एक बंजर जमीन को आबाद करने का मंसूबा बनाएंगे। एक तो आबाद जमीनों को बंजर करके दूसरी बंजर जमीनों को आप कैसे आबाद कर सकते हैं? वैलिड पॉइंट, बहुत शुक्रिया अकरबा फातिमा आपका।
सेंटर गुरदीप साहब आपका और उज़मा कारदार साहिबा आपका। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, अमेरिका और चीन के दरमियान जो टैरिफ वॉर हुई है उससे दुनिया को माशी तौर पर हिला कर रख दिया है। कहा जाता है जब दो बड़े बैल आपस में लड़ते हैं तो नुकसान घास को होता है। दुनिया के बाकी मार्केट्स को भी अमेरिका और चीन की तलखी के नताइज भुगतना पड़ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ मंसूबे की इब्तिदा करते हुए इब्तदाई तौर पर मुत्तादिद ऐसे ममालिक से अमरीका आने वाली अशिया पर टैक्स की शरह में इजाफा किया जो कुछ अर्से पहले तक अमरीका के करीबी तिजारती इत्तेहादी थे। ट्रंप के इस टैरिफ मंसूबे की इब्तिदा यानी टैक्स के नफाज का आगाज 9 अप्रैल से होना था और इसके नवाज के चंद ही घंटे बाद ट्रंप की जानिब से यह चौंका देने वाला ऐलान किया गया कि इस मंसूबे को 90 रोज के लिए यानी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। और इसके बाद सदर ट्रंप ने इस तिजारती जंग में अपनी तवज्जो सिर्फ एक मुल्क पर मरकूज कर ली और ये मुल्क था चीन। ट्रंप के इस इकदाम ने कुछ तज्जियाकारों को ये सवाल पूछने पर मजबूर किया कि क्या अमेरिका के नए टैरिफ मंसूबे का वाहिद निशाना चीन ही था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी मसनूआत पर तिजारती महसूलात में इजाफे के ऐलान जो बादिज़ा आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है से पाकिस्तान की अहम बरामदात पर तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। और यही नहीं बल्कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स PIDE ने कहा है कि ट्रंप टैरिफ के नफाज से पाकिस्तान के तिजारती उफक पर एक तूफान उठ सकता है। अमरीका की तरफ से मुजवजा बाहिमी महसूलात मुल्क के बरामदी शोबों पर तबाहकुन असरात मुरतब कर रहे हैं। अमरीकी टैरिफ से इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में भी एक भूचाल आ गया है। चीन समेत दुनिया के बड़े मुल्कों में सोने के ज़खायर में इजाफा करना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान में भी 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 3,60,000 से आज तजावज कर गई है, जबकि आलमी मंडी में फी औंस की कीमत $3,300 तक पहुंच गई है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में सोने की कीमत 4 लाख रुपए फी तोला पहुंच सकती है। अब सवाल ये कि ट्रंप आखिर इस कदर सख्त पॉलिसी क्यों बना रहे हैं और इन पॉलिसी से अमेरिका को क्या फायदा होगा और बाकी दुनिया को किस हद तक नुकसान हो सकता है और पाकिस्तान इस सब में कितना सफर कर सकता है। इसी सब पे बात करेंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स पर बड़ी गहरी नजर रखती है हमेशा से डॉक्टर हुमा बकाई, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, ये एक जंग जो शुरू हो गई है डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद और हम देख रहे हैं कि इसका शिकार पाकिस्तान भी है। आज ही की बात है कि तकरीबन 4.25 लाख के करीब पहुंच चुका है सोना फी तोला और ये बढ़ता ही जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो किस कदर तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं मार्केट्स पर और उमूमी तौर पर इंतजामी सारे जो हालात हैं उनके ऊपर? मेरे ख्याल है कि सूरत हाल इंतहाई मखदूश है और कोशिश ये थी अमेरिका की कि वो चाइना को जेर कर लेगा, लेकिन आपने देखा चाइना जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ सामने आया। तो जो असल जंग चाइना और अमेरिका में है, अमेरिका ने चाइना पे 145% स्टेशन अप कर दिए और जैसे आपने कहा दूसरे मुल्कों पे डेफर किए, लेकिन चाइना ने यूएस पे तकरीबन 125% कर दिए। अब मसला ये है कि अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि मुल्कों से इंडिविजुअली कनेक्ट किया जाए, इंडिविजुअली उनसे इस बात के ऊपर मुत्तफिक किया जाए कि वो चाइना को इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दे। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि चाइना इस वक्त बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है बनिस्बत यूएस के और ये ट्रंप का जो एरिया ऑफ फंक्शनिंग है उसको लिमिट करता है। और फिर दूसरा डायलेमा जो दुनिया फेस कर रही है वो ये है कि चाइना सोर्स है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, लोगों को चाइना से सामान खरीदना ही है और यूएस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। तो जो कन्वर्जेंस बनती थी इकोनॉमिक मॉडल की, ट्रंप उस कन्वर्जेंस को तोड़ना चाह रहे हैं। इसका नुकसान दुनिया को तो होगा ही, पर इसका नुकसान अमेरिका को भी होगा क्योंकि अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी लेकिन यूएस इकोनॉमी भी स्लो डाउन करेगी। और बिल्कुल वाज़ेह बात अब ये हो रही है, बल्कि ट्रंप ने भी कहा है कि ये जो टैरिफ की जंग है ये मुश्किल है, ये ट्रांजिशन मुश्किल है, बट इवेंचुअली इसका फायदा होगा। लेकिन आप सवाल उठा है अमेरिका में कि ये फायदा कैसे होगा। पूरी यूनिवर्सिटीज उनके खिलाफ उठ के खड़ी हो गई हैं। हार्वर्ड के साथ आज 47 दूसरी यूनिवर्सिटीज ने कोलैबोरेट किया है, जुडिशरी खड़ी हो गई है, वहाँ पे एक एंटी ट्रंप एक्टिविज्म एक्टिवेट हो गया है। तो मैं समझती हूँ कि ट्रंप इसको कितना सस्टेन कर पाएंगे ये देखने की जरूरत है और ऑलरेडी ये नजर आ रहा है कि वो बैक ट्रैक कर रहे हैं टैरिफ पर और ट्रेड वॉर पर, क्योंकि IMF उनके अपने इदारे, उन पर अमेरिकन का बहुत इन्फ्लुएंस है। वो ये कह रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी इस कदर स्लो डाउन करेगी कि हाफ हो जाएगी। और अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री देखें तो ये हर 100 साल बाद ये करते हैं।
اور پھر اس کے بہت غلط نتائج نکلتے ہیں, مشکل نتائج نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا, اور آپ ریئیکشن دیکھ رہے ہیں دنیا میں, گولڈ پرائسز ہوں یا ٹریڈ فلوز ہوں, پاکستانی جیسے ممالک تو بہت چھوٹے پلیئرز ہیں لیکن بہرحال امپیکٹ ان پہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہماری جو پاکستان تو جیسے چھوٹے ممالک ہیں لیکن امپیکٹ ان پہ بھی ہوگا. پوری گلوبل اکانومی, ہاف آف دی اکانومی کہتی ہیں کہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی, اور یہ ایک دفعہ نہیں, یہ کافی دفعہ جو ہے ماضی میں بھی رہا ہے اس طرح کی پریکٹس. اٹس اگین ویری کنسرنفل ان دا ٹرمز آف اکانومی. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان نصیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.